हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और आज से हम अपने DSSP PRT पार्ट 2 की तैयारी शुरू करेंगे। और इसमें जो सबसे पहली चीज मैंने ली है वो मैंने लिया है सबसे जो लेटेस्ट पेपर हुए थे DSSP PRT के 2019 में, तो उन पेपर से शुरुआत करूंगी क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस का लेवल था वो थोड़ा सा हाई था। हाई मीन्स कि यहाँ पर कुछ नए टॉपिक्स इंक्लूड किए DSSB ने, फिर पेपर का लेवल पिछले वाले पेपर से थोड़ा अप कर दिया क्योंकि जिस टाइम हमने एग्जाम दिए थे उस टाइम पे लेवल थोड़ा सा हाई नहीं था, वो बहुत ही इजी भी नहीं कहूंगी, मॉडरेट लेवल था, जहां पर जो है क्वेश्चन जो है नॉर्मल आपकी थिंकिंग प्रोसेस पर बेस्ड थे कि आप कितना अच्छे से चीजों को समझ पाए हैं, आपने पढ़ी स्टेटमेंट, आपने फटाफट आंसर कर दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ नए कंसेप्ट से हमें देखने को मिले, उन्हीं कंसेप्ट को समझेंगे। इन क्वेश्चंस को स्टडी करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ से आपको जो है ये पता चलता है कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस दे रहा है आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है कौन से ऐसे टॉपिक्स नए हैं जो इंक्लूड किए गए हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने पढ़े हैं और उनसे क्वेश्चंस आए हैं, या फिर उन्हीं टॉपिक्स में से मुझे कितना और कवर करने की जरूरत है। तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो इसीलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। और सबसे लेटेस्ट पेपर लिया है मैंने 2019 के, पहले सारे पेपर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरे पेपर्स पर जाएंगे। और बीच बीच में दो चार जो वीडियोस हैं मैं कोशिश करूंगी कि आपको थ्योरी पार्ट की भी दे दूं, ओके। तो और यहाँ पर लेवल जो है वो हाई था। आप कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे साथ साथ इसमें आंसर करें। अगर आपको आता है, नहीं भी आता है तो इट्स ओके, आप आंसर करने की ट्राई जरूर करें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन पेपर्स को ढंग से स्टडी कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपके जो 100 मार्क्स है ना उसमें से आप 70+ स्कोर कर सकते हैं अगर आप यहीं से टॉपिक्स लेकर अपने नोट्स बनाना शुरू कर दे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं नहीं खरीदना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो कहूंगी कि सेल्फ स्टडी इज बेस्ट। अगर आप वो कर रहे हैं, खुद सर्चिंग कर रहे हैं, खुद तलाश करके चीजें कर रहे हैं तो बेटर होगा, और इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। और एक और चीज बोलना चाहूंगी मैं आपको कि हो सकता है कि आप ये क्वेश्चंस कहीं और से भी पढ़ लें, है ना। आप सिंपल इनके आंसर्स ढूंढ के भाई ये आंसर था, ये आंसर था कर दिया आपने, इससे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को, किस तरह से क्वेश्चन लिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स उठाए गए हैं, इनको नोट डाउन भी आपको करना बहुत जरूरी है, ओके। आई थिंक मेरा इशारा आप लोग समझ ही गए होंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को। तो हर पार्ट में जो है मैं 20 क्वेश्चंस रखूंगी, और बेसिकली 5 वीडियोस में आपका एक क्वेश्चन के 100 क्वेश्चंस, एक पेपर के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5 वीडियोस में आपके 20-20 क्वेश्चन लेकर हम 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आज का जो इंट्रोडक्टरी जो मैंने सेशन लिया है ये थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आपको टाइम लगा। हर बार मैं आपको ये चीजें नहीं बोलूंगी कि आप ये करो, आप वो करो, वो आपको खुद से समझना है, खुद के अंदर एक जुनून लेकर आना है ताकि आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो सकें। So first question is, which of the following is or are important tools of thinking? तो इनमें से कौन से जो हैं थिंकिंग के टूल्स होते हैं ये आपको बताना है। हो सकता है इनमें से एक ही है, हो सकता है 2 है, 3 है, ये आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ऑप्शन है माइंड मैप, सेकंड है कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट, उसके बाद है कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पर टॉपिक क्या है, थिंकिंग टॉपिक जो है, अगर आप इस पर पढ़ने पे जाओगे ना तो आप PhD कर सकते हो टॉपिक पे, इतना बड़ा टॉपिक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि DSSB PRT में हमें कितना पढ़ना है थिंकिंग में। तो देखो भाई, थिंकिंग जो ये जो नई चीज आई है ऑप्शन नंबर 2, दिस इज समथिंग न्यू, जो मेरे लिए भी न्यू है। मतलब क्योंकि मैंने इसको सुना जरूर था, UGC नेट के एजुकेशन के पेपर्स को देखती थी मैं जब पहले अपनी तैयारी में, तो उसमें मैंने जरूर देखा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतना हाई लेवल ये पूछेंगे। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हाई लेवल है फिर भी हमें तो डील करना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगी। फिर माइंड मैप्स और कंसेप्ट है, ये तो आप सभी ने पढ़ी रखे होंगे आई होप। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा माइंड मैप्स, कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट और कंसेप्ट, यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो तीनों ही इसके ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले बात करते हैं माइंड मैप्स। ये इंपॉर्टेंट टूल है थिंकिंग का, क्योंकि जो माइंड मैप्स होते हैं ये बेसिकली आपके दिमाग में जो मानचित्र बनता है किसी भी कंसेप्ट का, फिर आप उस कंसेप्ट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं अपने दिमाग में, ये आपकी पहचान करता है माइंड मैप्स। सपोज मैंने किसी भी कंसेप्ट के बारे में सीखा, सपोज एक बच्चा एनिमल्स के बारे में, उसका एक कंसेप्ट है, ये उसका सेंट्रल टॉपिक हो जाता है,
ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है। इसके बाद वो इसका मैप अपने दिमाग में जो है बना लेता है। अगर मान लीजिए उसने अपने घर में एक डॉग पाल रखा है तो वो फटाफट से पहचान जाता है कि ठीक है ये डॉग है, ये मेरा पेट है। तो उसके जो दिमाग के जो माइंड मैप्स है वो इसको समझा देते हैं कि ये डॉग जो है ये मेरा पेट एनिमल है। लेकिन अगर वो एक जंगल में गया, सपोज एक फॉरेस्ट में जाता है और फॉरेस्ट में जाकर वो एक फॉक्स को देखता है या फिर एक डॉग को ही देखता है जो बहुत ही खतरनाक लगता है उसको, तो वो ये समझ जाएगा कि दीज एनिमल्स आर नॉट पेट एनिमल्स, ये पेट एनिमल्स नहीं है। तो उसके माइंड मैप के थ्रू ही उसको ये नॉलेज मिलती है, क्योंकि उसका जो डिवीजन है उसने कर रखा होता है। अब ये डिवीजन करता वो कैसे है, ये बच्चा जो थिंकिंग करता है ना, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, एक टर्म होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, थिंकिंग में बहुत जरूरी है। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग में सोचने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं खुद, तो ये उसको बेसिकली अपने एक्सपीरियंस से आता है, टीचिंग से आता है, साथ ही साथ वो अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्ट करता है उससे ये सब आता है। तो ये माइंड मैप्स जो है तब बनते हैं। उसके बाद आता है कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट, ये थिंकिंग को समझने का एक प्रॉपर तरीका है। और फिर आता है नेक्स्ट कंसेप्ट। तो जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो उसको थिंकिंग से हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। जब आप किसी चीज को आपके बारे में सोचते हैं तो धीरे धीरे कंसेप्ट का रूप ले लेता है। जब आप उसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, वो आपके दिमाग में पैठ बना लेता है, तो वो एक कंसेप्ट के रूप में बदल जाता है। जैसे एनिमल का कंसेप्ट है, ट्री का कंसेप्ट है, या फिर आप समझ लीजिए आपने अगर मोबाइल फोन का कंसेप्ट है, पेन का, पेंसिल का, ये सारे कंसेप्ट जो है ये भी थिंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब थोड़ा सा CORT, कोर्ट कह लीजिए इसको, या फिर कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट कह लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट जो है एक थिंकिंग मेथड होता है। आप इसको एक थिंकिंग मेथड कह सकते हैं। इस थिंकिंग मेथड के थ्रू आप क्या करते हैं, ये सोचने का जो तरीका है इसके थ्रू आप क्या करते हैं, इसमें बेसिकली आप अपनी अटेंशन जो है उसको फोकस करते हो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंकिंग पर। सोचने के डिफरेंट तरीकों पर जो है आप अपनी जो सोच है उसको एक तरह से एकत्रित करते हो और फिर इससे जो है कुछ कंसेप्ट निकाल कर लेकर आते हो। जैसे मैंने एनिमल का बताया ना, ये धीरे धीरे डेवलप होता है और इस तरह से आप उस कंसेप्ट को एक तरह से दिमाग में बिठा लेते हो कि वो चीज आप डेलिबरेटली यूज करने लगो। जब मतलब एक होता है ना ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है फिर उसको समझने का। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था बच्चे का, कि वो बच्चा जब भी जंगल में देखा है या वहां पर अपने घर पर देखता है, क्योंकि उसका एनिमल का कंसेप्ट इतना डेफिनेट हो चुका है उसके दिमाग में कि वो डेलिबरेटली इस कंसेप्ट को यूज करना शुरू कर देता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का जो कंसेप्ट है वो पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये डेलिबरेट हो जाता है, यानी कि आप ब्रेक दबा रहे हो या कुछ भी दबा रहे हो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और क्योंकि आप उस चीज पर जो है बहुत सोच विचार कर चुके हैं, आप उस चीज को ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, इसीलिए आपकी वो थिंकिंग जो है वो डेलिबरेट होती है और साथ ही साथ फिर वो ऑटोमेटिक होती चली जाती है। तो ये कोर्ट होता है। बेसिकली इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसका एक अगला क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं आपको बताऊंगी। मतलब ये एक थिंकिंग मेथड है और इसके कुछ डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें जैसे कि कंसीडर ऑल फैक्टर्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज, प्लस माइनस इंटरेस्टिंग आइडियाज, अदर पीपल्स व्यूज, इस तरह से इसके कुछ टूल्स हैं। वो भी एक डिफरेंट कंसेप्ट है, तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझा दूंगी और इसकी थियरी पार्ट लेने की भी मैं कोशिश करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइफ स्किल्स आर देयर, यानी कि कितने जीवन कौशल हैं, ये आपको बताना है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने लाइफ स्किल्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि कितनी टोटल लाइफ स्किल्स होती हैं जो एग्जैक्ट होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल होती हैं 10 लाइफ स्किल्स। अब ये 10 लाइफ स्किल कौन डिसाइड करता है, फिर किसने डिसाइड करी है कि टोटल 10 है। तो देखिए इसमें आपका नाम आता है यूनिसेफ का, उसके बाद आपका यूनेस्को का एंड WHO। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है। तीनों के अकॉर्डिंग क्या है कि 10 टोटल लाइफ स्किल्स होती हैं। कौन कौन सी होती है इनके नाम एक बार बता देती हूँ, आप लोग नोट्स बना लेना, या तो हिंदी में मैं ज्यादा उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहले आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसके बारे में आप सभी को पता है। उसके बाद आती है क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग हो गई। नेक्स्ट आती है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, उसके बाद है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस बिल्डिंग स्किल्स, एम्पैथी एंड कोपिंग विद स्ट्रेस एंड इमोशंस। तो ये सारी टोटल 10 लाइफ स्किल्स होती हैं। और इन लाइफ स्किल्स के बारे में या तो खुद पढ़ लेना या फिर मैं पढ़ा दूंगी, वैसे कोशिश मेरी पूरी है ना। अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि मैं जितनी हो सकता है उतनी हेल्प करूंगी। तो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे। तो ये टोटल लाइफ स्किल्स होती हैं। सारी ही लाइफ स्किल्स मैंने जितने भी आपको बताई हैं, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, ये एजुकेशन से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए आपको सारी लाइफ स्किल्स को करना बहुत जरूरी है। अब की बार ये क्वेश्चन आया, पता नहीं नेक्स्ट टाइम क्या क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट
पूछा गया है यहाँ पर। देखिए वर्बल नहीं है यानी कि मौखिक नहीं है, गैर मौखिक है, जिसमें आप साइंस एंड एक्सप्रेशंस और इन सब चीजों को ले सकते हो। जेस्चर्स हो गए, आपके हाव भाव हो गए, आप किस तरह से हाथों या पैरों का या फिर एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हो रीइंफोर्समेंट देने के लिए, ये बात है। अब यहाँ पर नेगेटिव वर्ड आया है यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात आ रही है। एक चीज ध्यान रखना कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो कहीं ना कहीं अलग होता है पनिशमेंट से। पनिशमेंट बहुत अलग चीज है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बहुत अलग चीज है। स्किनर ने जो है क्लियर कट इन दोनों में डिवीजन किया था जब उन्होंने अपने नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बात की है। तो सबसे पहले है नोड्स एंड स्माइल्स, यानी कि जब आप सिर हिला देते हैं, थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, तो अगर कोई आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको नेगेटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट मिल रहा है? जी बिल्कुल नहीं, वो एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव है। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, आपके टीचर ने आपके साइड देखकर मुस्कुरा दिया अच्छे से, तो ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स कहेंगे अरे वाह, मतलब मैम कह रही है तो अब तो मैं दोबारा करूंगा इस चीज को। मतलब उनको एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। एक्सप्रेशन ऑफ अनोयंस, अनोयंस यानी कि आप झुंझलाहट में या गुस्से में किसी को देखते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, तो आप थोड़ा सा डर जाते हैं, तो आप जो काम कर रहे होंगे उसको आप नहीं करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ज्यादा ही डरपोक हैं तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे उसको, थोड़े कम डरते हैं तो थोड़ा मतलब रुक रुक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी ने अगर इस एक्सप्रेशन को किया है, जो आपकी अथॉरिटी फिगर है, भले मम्मी है, पापा है या टीचर है, तो ऑब्वियसली आप उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करना चाहोगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्सप्रेशन ऑफ इम्पेशंस यानी कि एक अधीरता की अभिव्यक्ति दिखाना, ये भी एक तरह का नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट होता है। क्यों है? क्योंकि जब आप पेशेंटली कोई काम करते हैं ना, तो आप थोड़ी पॉजिटिव उसमें रहते हैं, पॉजिटिव डिसिप्लिन में रहते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के साथ बैठते हैं। लेकिन क्योंकि आप इम्पेशेंस हैं और आप अपनी इस अधीरता, जो पेशेंस की कमी है आपके अंदर, आप उस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे, किसी भी काम को है तो फटाफट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि मुझे इस सिचुएशन में ना जाना पड़े कि मैं इम्पेशेंट हो जाऊं। तो यहां पर एक नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर कि आप एक नेगेटिव और एवर्सिव सिचुएशन को क्योंकि अवॉइड करना चाह रहे हो, इसीलिए आप किसी बिहेवियर को करोगे। अगर मान लीजिए आपको कहा है कि नहीं, आपको जो है डीएसएसबी पीआरटी की नौकरी जो है वो आपको 1 साल के बाद मिलेगी, और एक आपको कहते हैं 1 महीने मिल जाएगी, आप ये काम कर लो, तो आप इस चीज के लिए बहुत इंपेशेंट हो जाओगे बिल्कुल कि हाँ भाई 1 महीने में करा दो, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, ये है वो है जो भी है, क्योंकि आप उस 1 साल के इंतजार को नहीं सहना चाह रहे हो, आप इंपेशेंट हो उस चीज को लेकर। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंपेशेंस हो जाता है। फिर देन है स्नीरिंग, यानी कि व्यंग मिश्रित या परिहास, जिसमें बेसिकली मजाक उड़ाया जाता है, जो भी कुछ होता है। तो आप कभी कभी उन सिचुएशन से बचना चाहते हो जहां पर आपका मजाक ना उड़ाया जाए, यानी कि आप एक ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हो। देखिए नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है ना कि आप एक ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हो कि आप उस चीज को अवॉइड करना चाहते हो जो आपको तकलीफ दे रही है। जब हम कार में सीट बेल्ट लगाते हैं तो हम ज्यादातर लोग इसलिए सीट बेल्ट नहीं लगाते कि वो सेफ्टी फील करते हैं, कुछ लोग चालान से बचने के लिए भी लगाते हैं, तो वो क्योंकि उनके लिए एवर्सिव सिचुएशन है तो वो उससे बचना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये भी एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का एग्जांपल है, क्योंकि ये सारे ही नॉन वर्बल है, यानी कि ये परिहासशील जो आपके एक्सप्रेशन आ जाते हैं, मजाक सा उड़ा देना, ये भी एक नॉन वर्बल के अंदर आएगा। फिर ये दोनों तो एक्सप्रेशन है ही, तो ये भी आएंगे। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको बिल्कुल ठीक समझ में आया होगा, और कोई डाउट है तो बता देना, मैं अगले सेशन में जब लूंगी तो वो जो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डाउट होगा तो उसको दोबारा देख लेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कोलोनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो ये है आपका उपनिवेशवाद के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। यानी कि देखिए जो कोलोनिज्म की सिचुएशन होती है, उपनिवेशवाद जिसको हम कहते हैं, जब कोई दूसरी कंट्री आकर आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिक चीज पर पावर ग्रहण कर लेती है अपनी, है ना। जैसे हम इंडिया की जो सिचुएशन थी जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, उस टाइम की जो सिचुएशन है उसको आप उपनिवेशवाद की सिचुएशन कह सकते हैं। और अभी जो है वो सॉफ्ट कॉलोनिज्म की जो पावर चल रही है फिलहाल, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका इस सेक्शन बी में आना आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन डीएसएस भी ऐसा ही करता है। ये क्वेश्चन भी आपका पार्ट बी में आया हुआ है। तो क्या इंपैक्ट था ये बताइए। इंडिया बिकेम लार्जेस्ट इंपोर्टेंट ऑफ रॉ कॉटन, तो भारत बना कच्चे कपास का सबसे बड़ा आयातक, यानी कि सबसे बड़ा आयातक बन गया था वो। जॉब्स बढ़ी थी इससे बुनकरों के लिए। फॉरेन गुड्स को फ्री एंट्री मिल गई थी इंडिया में, या फिर इंडियन गुड्स वर मेड टैक्स फ्री व्हेन सेंट आउट। तो इनमें से क्या चीज हुई थी। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप दिमाग लगाकर सोचोगे तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना।
ये है, यानी कि फॉरेन गुड्स जो थे उनको फ्री एंट्री मिल गई थी इंडिया में। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, जब कोई दूसरी कंट्री जो है आपकी कंट्री में आकर अपनी कंपनी को सेटअप कर दे बिना आपकी परमिशन के, आपके ऊपर आर्थिक जो है वो प्रतिबंध लगा दें, या फिर आपकी कंट्री में आकर जो है अपना ही वर्चस्व स्थापित कर ले, यानी कि अपनी डोमिनेंस करे हर चीज में, जो कि अंग्रेजों ने किया था। तो सेम चीज यहां पर है कि उन्होंने विदेशी सामानों को भारत में मुफ्त जो है प्रवेश दिया गया। तो ये भी एक कॉलोनिज्म का एक आप कह सकते हैं इम्पैक्ट था। अब इंडिया रॉ कॉटन का सबसे बड़ा बन गया, ये कुछ नहीं है, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। वीवर्स के लिए जॉब क्रिएट ही नहीं हुई, बल्कि उनका काम ही बंद होता चला गया। आपको पता है कि कितने जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वीवर्स हैं, उनको कितना नुकसान हुआ था इनकी मशीनों के आने से। फिर इंडियन गुड को जो है टैक्स फ्री कर दिया था जब बाहर भेजी जाती, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब भी जो है भारी टैक्स लगा जाता है इंडियन अगर अपनी चीज बेचना चाहते हैं बाहर। तो वैसे भी देखें तो इसका ऑप्शन जो नंबर सी है वही आपको नजर आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय एजुकेशन इन एवरी सोसाइटी। एजुकेशन का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में, ये पूछा गया है। ये सिंपल एजुकेशन से आपका क्वेश्चन आया है, जिसमें सोशलाइजेशन, एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन है। तो टू सोशलाइज द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड ट्रांसमिट द कल्चर टू नेक्स्ट जनरेशन। तो एजुकेशन का काम है कि वो सामाजिकरण करना बेसिकली, और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। तो बिल्कुल हाँ, ये काम होता है एजुकेशन का। टू फिलफिल सोसाइटीज नीड्स पर्टेनिंग टू ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर मानव संसाधन से संबंधित समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो बिल्कुल हाँ, एजुकेशन का दोनों में ही रोल होता है। वो अपनी पर्टिकुलर सोसाइटी को जो है वो एडुकेट करती है, और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी नीड्स को पूरा भी करती है, और उसको उस चीज को करने में सक्षम भी बनाती है। तो दोनों ही चीजें होंगी यहाँ पर, बोथ 1 एंड बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द पावर ऑफ थिंकिंग। अगेन थिंकिंग से क्वेश्चन आया है, तो थिंकिंग टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी डिवाइसेस हैं जो पावर ऑफ थिंकिंग को बढ़ाने के लिए यूज करती हैं। देखो, इसमें आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आपने बेसिकली थिंकिंग को पढ़ा है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये बताना है कि हमें थिंकिंग की पावर किस तरह से बढ़ानी है। थिंकिंग यानी कि जब कोई इंसान आपको इतनी फ्रीडम दे कि आप सोच सकते हैं। अगर मैं अपनी क्लास में बैठी हूं और मैं अपनी क्लास के बच्चों को कहती हूँ कि जो मैंने आंसर किया है ना, वही जो मैंने लिखवाया तुम्हें वही करना है। अगर मैं ये बोलती हूँ तो मैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ अपने बच्चों को एक ही कन्वर्जन थिंकिंग पर। लेकिन अगर मैं उनको कह रही हूँ कि जो मैंने आंसर लिखवाया है, अगर आप उससे डिफरेंट सोचते हैं तो आप वो आंसर लिखिए, अगर मैं ऐसा कह रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं उनकी पावर ऑफ थिंकिंग को इनहेंस कर रही हूँ, उसे बढ़ा रही हूँ, सोचने की शक्ति का विस्तार करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये अप्रोच तो आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो बिल्कुल शिक्षण के जो मॉडल्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह के मॉडल को ले रहे हैं। आप थोड़े पुराने परंपरावादी को लेकर चल रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं इसको आप ट्रेडिशनल अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, आप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, कौन सी आप मेथड्स का यूज कर रहे हैं, इन सब का इंपैक्ट पड़ता है पावर ऑफ थिंकिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल होगा। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल भाई, ये भी एक टीचिंग का पार्ट है। टीचिंग का बहुत इंपैक्ट होता है थिंकिंग प्रोसेस पर, ये हमें पता ही है। फिर करिकुलम के डेवलपमेंट, बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा एक फियरलेस एनवायरनमेंट वाला जो करिकुलम होता है वो आपको और इंप्रूव करने की वो करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके करिकुलम में ये कहते हैं कि नहीं हमें ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करना है, लेक्चर मेथड को फॉलो करना है और हम ग्रुप एक्टिविटीज नहीं कराएंगे, अगर आप ऐसे करते हैं तो ऐसे में बच्चे की थिंकिंग जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। फिर इवैल्यूएशन एंड डायग्नोसिस, यानी कि ऑब्वियसली जब आप पावर ऑफ थिंकिंग को बढ़ाना चाहते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चा जो भी सोचेगा गलत सही आप उसको प्रमोट करते जाओगे। आपको कहीं ना कहीं वहां पर बच्चे को इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा। अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे सही तरीके से सीधी डायरेक्शन में भी लेकर आना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो आपकी पावर ऑफ थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट ह्यूमन बींग्स हु आर इंटीग्रेटेड एंड देयरफॉर दे आर डैश। तो देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आप कर सकते हो इसका आंसर तो करो। मैं आपको ये बताऊंगी कि ये क्वेश्चन जो है कहां से पूछा गया है। देखो ये जो है ना ये सेम यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन जो है ये एक फिलॉसफी पर बेस्ड है। अगर आप लोगों ने जे कृष्णमूर्ति का नाम सुना है, ये इंडियन फिलोसोफर हैं एजुकेशन के, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जे कृष्णमूर्ति भी यही हैं। मैंने इनको पढ़ा था बीएलएड में। जब मैं बीएलएड कर रही थी तो मैंने प्रॉपर वाराणसी में एक स्कूल है, स्पेशल स्कूल, जो इनकी फिलोसफी पर बेस्ड है, तो मैं वहां गई थी और वहां पर हमें थर्ड ईयर में जाना होता है वहां पर एक स्पेशल स्कूल में जो फिलोसफिकल थोड़ा सा बेस्ड हो। तो वहां पर देखा था मैंने, इनकी कुछ बुक्स भी खरीदी थी वहां पर जे कृष्णमूर्ति की। तो देखिए जे कृष्णमूर्ति जो है बहुत ही वो मतलब ऑब्वियसली वो भी जितने भी फिलोसफर्स होते हैं बच्चों को फ्रीडम
फ्रीडम देने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है अपने एसेंस है उसको पहचान सके। तो जे कृष्णमूर्ति भी कुछ इस तरीके के थे। तो इन्होंने कहा था कि द फंक्शन ऑफ एजुकेशन है वो क्रिएट करना है ऐसे ह्यूमन बींग्स जो इंटीग्रेटेड हो एंड देयरफॉर दे आर इंटेलिजेंट, इसलिए वो इंटेलिजेंट भी होंगे और या फिर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है जिसने कुछ लर्न करके सुना दिया वही इंटेलिजेंट है। जो अपने पोटेंशियल को बढ़ा पाए, जो अपने पोटेंशियल को बढ़ाकर समाज में कुछ उसका योगदान भी कर पाए, वो इंसान इंटेलिजेंट होगा। जरूरी नहीं है कि वो केवल पढ़ाई में ही इंटेलिजेंट हो, वो जीवन की जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है वो वहां पर अपने डिसीजन जो है वो किस तरह से इंटेलिजेंट तरीके से लेता है, ये भी जे कृष्णमूर्ति इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर आप केवल IQ लेवल के बारे में मत सोचना, यहाँ पर बहुत सारी चीजों की बात जे कृष्णमूर्ति ने की है। इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो भी हमारे मतलब बच्चे को इवैल्यूएट करने के तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे ह्यूमन बीइंग को डेवलप कर रहे हैं जो बहुत ही हार्मफुल होंगे। यानी कि ये चाहते थे कि बेसिकली जो हमारे लिए असेंशियल है वो ये है कि हमें परसीव करने की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो। हम किस तरह से चीजों को देखते हैं, किस तरह से समझते हैं, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। वो इंटेलिजेंट माइंड्स हमें बच्चों को बनाना है। ये बेसिकली उन चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जे कृष्णमूर्ति की लाइन है, बिल्कुल इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन जो है वो है आपका, द मेन पार्टीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकल कम्युनिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लोकल कम्युनिटी। ये कहती है कि जो भी मेन कम्युनिटीज होती हैं, अगर मान लीजिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स आती हैं, अगर मान लीजिए आप अपने एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो लोकल कम्युनिटीज के थ्रू आता है। लोकल कम्युनिटीज में कौन कौन आता है? जो आपके आसपास का एरिया होता है, वहां पर जो लोग रहते हैं, वहां की जो संस्थाएं होती हैं, वो सब लोकल कम्युनिटी का यानी कि आपका स्थानीय समुदाय होता है। तो ये आपको बताना है कि कौन स्थानीय समुदाय का हिस्सा नहीं है। पेरेंट्स, गवर्नमेंट, स्कूल हेड या फिर टीचर्स, ये आपको बताना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ पर क्योंकि डिफाइन भी नहीं की गई है, यहाँ पर गवर्नमेंट का हम ले सकते हैं जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनको लेकर बात हो रही है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट जो है इसका पार्ट नहीं होती है। पेरेंट्स कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ की चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करते हैं। फिर स्कूल हेड तो ऑब्वियसली स्कूल का बहुत इमीडिएट पार्ट है। फिर टीचर्स भी उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो नहीं होगी। अगर यहाँ पर होता ना फील्ड्स जो होते हैं या फिर आप आसपास के एरिया में कोई शॉप हो गई, वो भी एक लोकल कम्युनिटी का पार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू नॉन यूज ऑफ ए चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज। अगर आप बच्चे की नेटिव लैंग्वेज का यूज यानी कि उसकी मातृभाषा का यूज अगर आप कक्षा में नहीं करते हैं, तो इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एलियनेशन, यानी कि बच्चे का अलगाव हो जाएगा। अलगाव यहाँ पर केवल पढ़ाई से नहीं होगा, यहाँ पर अलगाव हो जाएगा टीचर से, अपने सहपाठियों से, क्योंकि कुछ लोग उसको चिढ़ाएंगे कि तुझे तो ये भी नहीं आता है। अगर बच्चा जो है वो हिंदी में भी अगर हरियाणवी बोल रहा है और कक्षा में जो है इंग्लिश और प्रॉपर हिंदी चल रही है, जिसमें या तो आप स्टैंडर्ड हिंदी यूज करो या स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज करो, तो बच्चा बोलने की कोशिश भी करेगा तो उसको सब लोग वो करेंगे, मतलब उसको चिढ़ाएंगे, जो भी होंगे, उसका एलियनेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे से नॉन पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हेजिटेट करेगा किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से। लार्ज स्केल ड्रॉप आउट का मतलब है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं बच्चे स्कूल से। तो जब आप देखिए, ये एक स्टडी होती है पूरी, जब भी एजुकेशन के बारे में बात की जाती है तो रिसर्च चलती रहती है। तो रिसर्च में पाया जाता है कि जब बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, ड्रॉप आउट का मतलब है कि आपने एडमिशन तो दिया फर्स्ट क्लास में, लेकिन 5वीं तक करते करते आपके 70% बच्चे बाहर निकल गए, रह गए केवल 30% जो आगे पहुंच पा रहे हैं। फिर अगर 12th तक जाके देखें तो परसेंटेज और लो हो जाता है। ये होती है ड्रॉप आउट की समस्या। ड्रॉप आउट का केवल एक यही कारण नहीं होता कि नेटिव लैंग्वेज यूज नहीं होती है, उसमें बहुत सारे इकोनॉमिकल, सोशल रीजन होते हैं, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि बच्चे जो है स्कूल में एक नेचुरल एनवायरनमेंट फील नहीं कर पाते हैं अगर नेटिव लैंग्वेज का यूज ना हो। और इससे जो है वो धीरे धीरे जो गरीबों के बच्चे होते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं उन पर, वो धीरे धीरे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो ये तीनों ही फैक्टर होंगे, मतलब इसके कह सकते हैं कुप्रभाव होंगे अगर आप नेटिव लैंग्वेज का यूज बच्चे के साथ नहीं कर रहे हैं, इफ द चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इनमें से कौन से प्रिंसिपल्स होंगे? देखो, ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी अगर आप CDP की प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो मैंने कराया हुआ है, वहां पे बिल्कुल सारे प्रिंसिपल्स मैंने बताए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। जितनी भी CDP की मैंने वीडियोज डाली हुई है, काफी वीडियोज हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी के लिए, जब मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, तो आप लोग इन CDP की वीडियोज को एक बार देख लें डिटेल में, उनसे नोट्स बना लें, क्योंकि वो वीडियो सच में मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है। अगर आप उनको देखेंगे तो आप
आप देखेंगे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए, इवन पियाजे वाइगोत्स्की को मैंने वहां पर कवर किया अच्छे से, इंटेलिजेंस को कवर किया है, 2 फिलोसफी की जो वीडियोस में डाल चुकी हूँ, एक आधी और फिलोसफी की वीडियोस जो है वो मैं डाल दूंगी आपके लिए, तो आप प्लीज पहले उनको देख लें। डेवलपमेंट नेवर फॉलोज ए पैटर्न, यानी कि विकास का कोई भी एक पैटर्न नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर डेवलपमेंट जो है जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज की तरफ जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा पार्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और जो नहीं है आपको उसको अलग कर देना है। तो यहाँ पर देखो डेवलपमेंट नेवर फॉलोज ए पैटर्न, यहाँ पर ये नेवर वर्ड नहीं आएगा, बल्कि डेवलपमेंट एक पैटर्न फॉलो करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल होते हैं डेवलपमेंट में, इंटीग्रेशन भी होता है जब आपकी सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक, आर्थिक, मोरल, नैतिक सब तरह का विकास जब एक साथ काम करता है तो वो ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट होती है। ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन होना जरूरी है। डेवलपमेंट जो है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा एक पैटर्न फॉलो करती है, जबकि यहां पर लिखा हुआ है कि पालन नहीं करता है, पैटर्न फॉलो नहीं करती है। पैटर्न यानी कि आप कह सकते हैं कि हर बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते हैं वो किस रेट के साथ उसको ग्रो कर रहा है, लेकिन अब देखिए पहले हम सबको पता है कि पहले जो हमारा हेड होता है, ठीक है, पहले हेड की डेवलपमेंट होती है। तो ये पैटर्न है एक कि पहले हेड डेवलप होगा ही होगा। अब वो कोई भी बच्चा होगा, उसका ये नहीं है कि उसके हाथ पैर पहले डेवलप हो जाएंगे और हेड बाद में डेवलप होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये एक सीक्वेंस है, ये चलता ही रहेगा, ये इसी तरह से चलेगा, तो पैटर्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वे ऑफ इन्वॉल्विंग कम्युनिटी, तो इनमें से कौन सा एक तरीका हो सकता है जिससे आप जो समुदाय है उसको शामिल कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पर टीचिंग स्कूल की बात हो रही है कि स्कूल में समुदाय को आप किस तरह से कर सकते हो। मॉनिटरिंग द अटेंडेंस बाय कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, माने कि समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उनकी द्वारा उपस्थिति की निगरानी, किसकी उपस्थिति, यहाँ पर टीचर की, प्रिंसिपल की और बच्चों की, तीनों की ही अटेंडेंस की वो निगरानी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अब ये कैसे करते हैं, ये एसएमसी के मेंबर्स होते हैं ना, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, सॉरी इट्स एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है स्कूल्स में, जिसमें मोस्टली पेरेंट्स होते हैं और एक मेंबर शायद इनकी तरफ से लोकल गवर्नमेंट की तरफ से होता है उसमें, और टीचर्स भी होते हैं उसमें, प्रिंसिपल तो होता ही शामिल है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो ज्यादातर मेंबर जो कि पेरेंट्स होते हैं वो वीकली मंथली वो मॉनिटर करते हैं पूरे स्कूल को, कौन से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, कौन से बच्चे जो है रेगुलर नहीं है, या फिर टीचर डेली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, प्रिंसिपल फंड्स का किस तरह से यूज कर रही है। तो ये सब एसएमसी वाले जो है निगरानी रखते हैं सारे स्कूल पर, तो ये इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर है टीचिंग वोकेशनल स्किल्स टू स्टूडेंट्स विद सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अगर मान लीजिए मेरे स्कूल के आसपास एक वीवर की कोई शॉप है, या फिर मैं कह सकती हूँ एक फैक्ट्री है, और मुझे 6 या 7th क्लास के बच्चों को इसके वीविंग के बारे में बताना है, तो मैं उन्हें एक फैक्ट्री विजिट करा सकती हूँ, तो एक कम्युनिटी का सपोर्ट हो गया। या फिर आपके आसपास में कोई फील्ड है यानी कि खेत है, तो आप बच्चों को वहां पर ले जा सकते हो कि किसान किस तरह से खेती करते हैं, किस तरह से अर्थफॉर्म जो है वो किसानों के फ्रेंड्स होते हैं, किस तरह से पानी का सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें आप सिखा सकते हैं, वोकेशनल स्किल्स होती हैं, और ये हमें कम्युनिटी से सपोर्ट मिलता है इसका। तो यानी कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा, तो बोथ 1 and 2 यहाँ पर आंसर होगा। तो देखो आप समझोगे कि क्वेश्चन इतने मुश्किल भी नहीं है कि आप कर ही ना पाओ। Which of the following is not one of those important factors which have been identified by psychologists that influence creativity? Now this is a difficult question I would say. तो देखिए एक मैं इनका नाम बता देती हूँ आपको, मेल रोड्स थे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। इन्होंने जो है 4 P's के बारे में बताया था, क्रिएटिविटी के 4 P's के बारे में, 4 P फैक्टर्स के बारे में बताया था। तो इन 4 फैक्टर में से एक फैक्टर यहाँ पर नहीं है ना, वो गलत है, वो ये आपको बताना है। तो ये साइकोलॉजिस्ट जो कह रहे हैं ना, सिर्फ इन्होंने नहीं बात नहीं की, इन पर और भी साइकोलॉजिस्ट ने बात की है, लेकिन इन्होंने भी एक थ्योरी दी थी, इसलिए मैं, क्योंकि ये मैंने पढ़ी हुई है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए क्रिएटिव प्रॉब्लम अप्रोच, क्रिएटिव पर्सन अप्रोच, प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस, यहाँ पर जो 4 P है ना, इनमें से आपको पहचानना है कि प्रॉब्लम, पर्सन, प्रोडक्ट और प्रोसेस में से कौन सा यहाँ पर नहीं होगा। तो देखो इन्होंने जो बात की थी, इन्होंने पर्सन की बात की थी, इन्होंने प्रोडक्ट की भी बात की थी, इन्होंने प्रोसेस की भी बात की थी, जबकि इन्होंने प्रॉब्लम की बात नहीं की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम की जगह पर ये प्रेस की बात करते हैं। प्रेस का यूज बेसिकली ये उस चीज को, जो नेचुरल सिचुएशन होती है ना, नेचर की सिचुएशन होती है, उसका जो कंटेक्स्ट होता है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है जहां पर आप क्रिएटिविटी को बूस्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड ये इन्होंने प्रेस टर्म का यूज किया था। ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहां पर बच्चा जो है क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो भी बच्चा है जो एग्जामिन कर रहा है बेसिकली नेचर के सिचुएशंस को, सिचुएशन के नेचर्स को, सिचुएशन के नेचर को, आई एम कंफ्यूज्ड, सॉरी, यानी कि जो सिचुएशन है
जो एनवायरमेंट है आपके सामने, जिस चीज के बारे में आप क्रिएटिवली सोच रहे हो, उसका नेचर क्या है, ये जो है ये प्रेस टर्म उन्होंने इसलिए यूज की थी। ओके, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते भी कई बार थोड़ी टंग स्लिप हो जाती है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप रट लो, प्रेस, पर्सन, प्रोडक्ट और प्रोसेस की इन्होंने बात की है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच कम्युनिटी ट्रांजैक्ट और एजुकेट देयर मेंबर्स अबाउट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। ये कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू कम्युनिटी जो है अपने मेंबर्स को अपने सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज से इंट्रोड्यूस कराती है, उनको एजुकेट कराती है। तो इसमें ऑप्शन है सोशल एम्पावरमेंट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पॉलिटिसाइजेशन या फिर सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक स्तरीकरण, राजनीतिकरण या फिर समाजीकरण। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है उसके थ्रू ही कम्युनिटी जो है अपनी जो बेसिकली अपने कल्चर को, अपने नॉर्म्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करती है। उसमें एजुकेशन का भी बहुत रोल होता है, उसमें जो हमारे नॉर्मल कस्टम्स होते हैं या फिर हमारे पेरेंटिंग होती है, इन सब चीज़ों का रोल होता है। तो सोशलाइजेशन टॉपिक भी अपने आप में बहुत वास्ट है, इसको भी आपको पढ़ना जरूर है। नेक्स्ट है, एजुकेशन वॉज पुट इन कंकरेंट लिस्ट थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 44th, 42nd, 41st एंड 43। तो बताइए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। पहले एजुकेशन जो है वो यूनियन लिस्ट में था, यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र सरकार की सूची में था, लेकिन बाद में इसको कंकरेंट में डाला गया कि इसको जो है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जो है दोनों मिलकर संभालेंगी कंकरेंट लिस्ट जो है। तो इसको किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंट्रोवर्ट अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। देखो कार्ल जंग ने पर्सनालिटी के जो रूप बताए हैं, एक इंट्रोवर्ट बताया है, एक इन्होंने एक्सट्रोवर्ट भी बताया है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, जो लोग अपनी चीजें अपने पास ही रखते हैं, दिल में ही रखते हैं बेसिकली, और दूसरों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और एक्सट्रोवर्ट की बात जहां तक करते हैं, बहुत ही सामाजिक होते हैं, जल्दी से मिलनसार होते हैं, किसी के साथ भी मिलजुल कर काम करने लग जाते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट हो सकता है कि वो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी का जो रूप होता है ना वो इस तरह का होता है कि वो उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं। तो आपको बताना है कि क्या होगा, रेदर रिजर्व्ड, इजिली एम्बैरेस्ड, नेग्लेक्टफुल ऑफ एलिमेंट्स एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स, लैक इन फ्लेक्सिबिलिटी। तो इंट्रोवर्ट है यानी कि थोड़े से आपको मान लीजिए रिजिड होंगे यहाँ पर, ठीक है, रिजिड होंगे कि मतलब नेचर ही ऐसा है कि कोशिश करेंगे लोग कि चलो चलो बाहर खेलने चलते हैं, सबके साथ मिलो, लेकिन आप नहीं जाओगे। लोग आपको यहाँ पर जिद्दी समझ सकते हैं, लेकिन वो तो हमें पता ना कि हम क्या सोच रहे होते हैं। तो ये रिजर्व तो होते ही हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होगा। एम्बैरेस्ड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि सोशल नहीं होते, जो सोशल सिचुएशंस में कुछ गलत या कुछ ऐसा होता है इनके साथ, तो ये बहुत जल्दी एम्बैरेस्ड फील करते हैं, जल्दी स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। नेग्लेक्टफुल ऑफ एलिमेंट्स यानी कि अपनी बीमारियों और निजी जो सामान होता है इनके प्रति जो है नेग्लेक्टफुल होते हैं। तो ये कोई पर्सनालिटी को आंकने का तरीका नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही होगा। लैकिंग इन फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने कहा ना रिजिड है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। लचीलापन क्या होता है कि चलो कोई बात नहीं, आज छोड़ो, इस चीज पे हमने ध्यान नहीं दिया, या फिर आप ये कह रहे हो कि आप ये कर लो, चलो हम 10 लोगों में हम खड़े हैं, ये बात कर रहे हैं, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो चीजें कम होती है क्योंकि इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो वहां पर जो उनकी सोच है वो थोड़ी सी रिजिड हो जाती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हु कंसिडर्ड सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ यूजेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड ऑफ मैनी ग्रुपिंग्स एंड डिविजन्स ऑफ कंट्रोल एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑफ लिबर्टीज। तो ये पूरी एक डेफिनेशन है, ये अगेन एक डेफिनेशन आ गई आपके लिए कि ये किसने बोला है। ऐसी सिचुएशंस पर आपका कंट्रोल नहीं है, कुछ भी आ सकता है कहीं से भी। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी बुक स्टडी की है। अगर आपने स्पेशली साइकोलॉजिस्ट या फिर फिलोसोफर्स की बुक्स पढ़ी हैं, और क्योंकि अगर आप डीपली स्टडी कर रहे हैं एजुकेशन में, तभी आप इनका एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मतलब मैं कहूंगी कि मैं भी हूँ एग्जाम में बैठी हूँ तो मुझे भी नहीं पता किसने बोला है, कई बार ऐसा हो जाता है। कई बार हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये किसने बोला। हालांकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से आया है, और ये पूरी टर्म जो है ये डिफाइन की थी बेसिकली मैक्लेवर एंड पेज ने। तो आप क्वेश्चन नंबर जो ए ऑप्शन है वही इसका सही होगा। थोंडाइक, बेलोड और बेंडुरा ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो सोसाइटी के बारे में बात की है इसमें इन्होंने, बेसिकली सोसाइटी किस तरह की होती है, तो यही है। नेक्स्ट है, which of the following type of discipline is developed as a revolt against the authoritarian discipline many adults had been subjected to during their childhood। तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुशासन को सत्तावादी अनुशासन के खिलाफ विद्रोह के रूप में विकसित किया गया है जिसमें कई वयस्क अपने बचपन के दौरान अधीन थे।
तो देखिए 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। ये मैंने वैसे आपको वीडियो डाली हुई है प्लेलिस्ट में CDPK में, एक बार देख लेना जाकर। आई थिंक एक वीडियो डिलीट की थी मैंने, कौन सी की थी, उसमें कुछ एरर था, अदरवाइज मैंने डिलीट नहीं की है। आप देख लेना एक बार जाकर, वहां पर मिल जाएंगे 4 स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग है। तो उसमें 4 स्टाइल कौन कौन से होते हैं? अथॉरिटेरियन होता है एक होता है आपका परमिसिव होता है, फिर एक आपका होता है अथॉरिटेटिव। ये अथॉरिटेरियन है, वो होता है अथॉरिटेटिव, वो आधिकारिक बोलते हैं उसको हिंदी में, और ये सत्तावादी है। तो आधिकारिक हो गया, सत्तावादी हो गया, एक ये अनुमेय हो गया, एक होता है अनइन्वॉल्व्ड। इसको कई नामों से जाना जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि फर्क ही नहीं पड़ता है इस वाले डिसिप्लिन में कि ठीक है तुम कुछ भी करो हम कुछ भी करें, है ना। मम्मी पापा शराब पी कर आ रहे हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं, बच्चे चोरी कर रहे हैं, मम्मी कुछ कर रही है, कोई किसी पर ध्यान नहीं देता, अनइन्वॉल्व्ड, ठीक है। अथॉरिटेरियन में पेरेंट्स की सत्ता बहुत ज्यादा होती है, वो लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को पूरी तरह से कंट्रोल करने की, कोई भी रूल जो सेट करना होगा, मारना पीटना सब चलता है अथॉरिटेरियन में, क्योंकि वो सत्तावादी इतने ज्यादा होते हैं कि बच्चों को बिल्कुल भी थोड़ी सी भी फ्रीडम नहीं देते हैं। फिर उसके बाद आता है एक अथॉरिटेटिव यानी कि आधिकारिक। उसमें जो है बच्चे और पेरेंट्स मिलकर रूल सेट करते हैं, सबको पता होता है कि हाँ भाई ये गलत चीजें हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो इसके लिए ये पनिशमेंट हो सकती है, जो भी है वो सबसे बेस्ट माना जाता है अथॉरिटेटिव यानी कि आधिकारिक जिसको बोलते हैं। फिर एक आता है परमिसिव में रूल्स जो है बहुत लीनियंट होते हैं। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पूरी छूट देते हैं बेसिकली, कि आप वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, और वो बहुत पैम्पर करते हैं बच्चों को बेसिकली। उनको लगता है कि नहीं बच्चे जो हैं बहुत वो हैं, बुरा मान जाएंगे, इनको जो करना करने दो, इस तरह से। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन के अगेंस्ट में कौन सा डिसिप्लिन आया था। देखो अथॉरिटेरियन में बहुत ज्यादा सत्ता है और परमिसिव में सत्ता नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर आप फुल फ्रीडम देते हैं बच्चे को, जबकि यहाँ पर आप उनकी फ्रीडम को बिल्कुल छीन लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट तो ऑब्वियसली नहीं होता है। डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन और मोटिवेशनल डिसिप्लिन नहीं होगा, क्योंकि पेरेंटिंग बेसिकली 4 टाइप के स्टाइल्स होते हैं, जिसमें परमिसिव एक टाइप होता है, परमिसिव डिसिप्लिन होता है, और डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, एक अलग डिफरेंट सब टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन परमिसिव डिसिप्लिन जो है वो अथॉरिटेरियन के बिल्कुल अगेंस्ट में जाता है, ऑपोजिट में जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, which of the following cognitive research trust tools allow the individuals to choose from a number of different possibilities and alternatives? इसकी स्पेलिंग ये आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर कि जो कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट है यानी कि CORT कोर्ट, मैंने जो आपको बताया था, ये एक थिंकिंग मेथड है, इसके कुछ टूल्स होते हैं और ये 4 के 4 इसके टूल्स हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा टूल हमें अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल का कि आप डिफरेंट पॉसिबिलिटी और अल्टरनेटिव्स में से एक चूज करो। जैसे मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए ना, तो आप इनमें से कोई एक चूज करो, तो ये कौन सा होता है? ये है प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज, चॉइसेस, कंसीडर ऑल फैक्टर्स, या फिर फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। वैसे आप देख के समझ जाओगे कि यार प्रायोरिटीज का मतलब क्या है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा। इस पर जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी CORT कोर्ट के ऊपर, ओके। एंड आप इसके लिए जुड़े रहें ज्ञान IQ से, मैं जल्दी ही एक वीडियो कोर्ट के ऊपर आपको दूंगी जिसमें आपको पूरा सिस्टम समझाऊंगी, क्योंकि अभी मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आएगा, जिसमें हमें एक डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अल्टरनेटिव्स में से चूज करने का ऑप्शन रहता है किसी भी इंसान के पास। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। Which of the following is not a non-standardized test or subjective method of assessing personality? तो देखो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज की बात है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है जो मानकीकृत होते हैं, जिनके कुछ मानक होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते हैं, आपको उसी हिसाब से उसको टेस्टिंग को करना पड़ेगा। तो ये पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है, तो हमें ये बताना है कि नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि वो अपने बिहाफ पे, आप जैसे कि होता है ना, एक तो बोर्ड का पेपर आता है, एक क्लास में टीचर यूनिट टेस्ट लेता है, तो यूनिट टेस्ट आपका नॉन स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है, आपने 10 नंबर का लिया 15 नंबर का लिया, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब पेपर बाहर से आता है या फिर जो टर्म एंड एग्जाम होते हैं उनका क्राइटेरिया फिक्स होता है, ब्लूप्रिंट बनता है प्रॉपर, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उसमें ऐसा फॉलो नहीं होता। फिर यहाँ पर थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है, टीचर का अपना खुद का एक सोचने का तरीका, जो पेपर बना रहा है उसका अपना एक वो फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है अपने अकॉर्डिंग, तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। पैथोलॉजी जो है पर्सनालिटी को पहचानने का जो है एक नॉन स्टैंडर्डाइज तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज फ्रॉम क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड एंड टॉरेंस? इनमें से कौन सी एबिलिटी होती है क्रिएटिविटी की, ये आपको बताना है। क्रिएटिविटी की 3 या 4 कुछ, डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी दोनों का मिक्स करके आप ये कह सकते हो कि इनकी 4 क्वालिटीज होती हैं, तो आपको बतानी है। यहाँ पर है फ्लुएंसी, इंटरडिपेंडेंसी, परसिस्टेंसी, ओरिजिनलिटी। तो इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो
तो देखो फ्लुएंसी तो होती है, प्रवाह, परसिस्टेंसी यानी कि आप परसिस्टेंस उस चीज पर दृढ़ता से टिके होते हैं, क्रिएटिविटी तभी बूस्ट होती है। आपने एक चीज को 1 घंटे के बाद छोड़ यार कौन सोचेगा, ऐसे कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। फ्लुएंसी होनी चाहिए, आप बार बार आपको सोचना चाहिए, एक ही टाइम पे एक ही चीज को लेकर डिफरेंट आइडियाज आपको निकालने आने चाहिए। फिर ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि उसमें इनोवेटिव हो, कुछ नयापन हो उसमें, और वो ओरिजिनल भी हो, ये भी होना चाहिए। तो ओरिजिनल नहीं होगा तो फेक चीजों का तो कोई क्रिएटिविटी नहीं होती ना। म्यूजिक भी है तो ओरिजिनल चाहिए, डांस है तो वो भी अपना ओरिजिनल चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि क्रिएटिव है। किसी का कॉपी करने से ओरिजिनलिटी नहीं आती है। तो फ्लुएंसी, परसिस्टेंसी और ओरिजिनलिटी होंगे। इंटरडिपेंडेंसी इसका कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है, अंतर्निर्भरता जैसी कुछ चीज नहीं होती है। फ्लुएंसी, परसिस्टेंसी और ओरिजिनलिटी तीनों ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, अब देखते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट होगा। बाय द वे जो ये क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी, गिफ्टेडनेस, इन सबको आपको इस तरह से डीप में पढ़ना है। आप अगर इसको चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की 11th-12th की, अगर जो बच्चे महंगी बुक से कुछ नहीं खरीद सकते हैं, पुराने बुक डिपो से आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ो। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और कुछ मेरी वीडियोस तो हेल्प करेंगी आपको। तो 11th-12th की एनसीईआरटी आप लोग फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आप बड़ी बड़ी बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो। देखो कोई भी, कुछ बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि मैडम एक बुक बता दो जिसमें से सारा पेपर आएगा, तो भैया एक बुक तो कोई भी नहीं है। मेरे पास खुद कम से कम 7 से 8 बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी है, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत थी, मैंने पढ़ ली। ठीक है, अब आप लोगों के अंदर, हर इंसान के अंदर नहीं होता है ना ऐसा, तो आप चाहते हो कि एक ही बुक बन जाए, ऐसा नहीं होगा। आप इस सबसे बेस्ट तरीका है अपने नोट्स प्रिपेयर करो, चाहे आप इसमें किसी भी चीज का यूज करो, जिस चैनल से पढ़ना है पढ़ो, जहां से पढ़ना है पढ़ो, जिस सोर्स से पढ़ना है, कोर्स खरीदना है, कुछ भी करना है, लेकिन नोट्स प्रिपेयर करो अपने, और उनको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करो, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। और इसमें जो है आपका स्कोर क्या रहा 20 में से, आप कितने ठीक कर पाए हैं डीएसएसबी पीआरटी के, उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और कैसी लगी ये सीरीज, आपको एक्सप्लेनेशन सही लगा, और थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या थोड़ा कम चाहते हैं तो मुझे बता देना। ये कोई थ्योरी क्लास नहीं है, ये केवल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। ओके, और ये डेट लिखना मैं भूल गई हूँ यहाँ पर, 2019 का 11/11/2019 का पेपर है। चलो भाई, फिर उसके बाद मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जो नए बच्चे जुड़े हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।